हाय, कैसे हो आप लोग? आ गए 10th में? तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम दो स्टोरीज सुनेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। आप सभी को पता है बेल्जियम यूरोप में है और श्रीलंका इंडिया की ही एक नेबरिंग कंट्री है। तो चलो अपनी नेबरिंग कंट्री के बारे में पहले पढ़ते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है श्रीलंका में। जैसे कि आप सब इस चार्ट से पता लगा रहे होंगे कि 74% लोग श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज है। उसी तरीके से श्रीलंका में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है सिन्हाला। 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं। और वहां पर जो तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, 18% लोग तमिल बोलते हैं और 7% लोग वहां पर मुस्लिम है। लेकिन तमिल्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक इंडियन तमिल है और एक श्रीलंकन तमिल है। तो जानते हैं आप इंडियन तमिल्स कौन है? वो तमिल्स जो इंडिया से श्रीलंका गए हुए हैं। और श्रीलंकन तमिल्स कौन है? वो तमिल्स जो जनरेशन टू जनरेशन श्रीलंका में ही रहते आए हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही कंट्री में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, गेस करो, खुद से बताओ। मैं बताती हूँ क्या हो सकते हैं। जैसे कि सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, 74% लोग, तो वो लोग अपना रूल इम्पोज कर सकते हैं पूरी कंट्री के ऊपर। जैसे कि आपकी क्लास में कुछ होते हैं गिने चुने बच्चे जो अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया ये जानते हैं। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो चुका था 1948 में और जब वहां पर इलेक्शंस हुए तो वहां का लीडर कौन बना? सिन्हाला कम्युनिटी का ही लीडर बन चुका। अब सिन्हालास तो बहुत खुश हो गए कि हमारी कम्युनिटी का लीडर बना है, अब तो हमारी खुद की सुप्रीमेसी होगी, हम अपने आप को सुप्रीम प्रूव करेंगे। तो उन्होंने अपने आप को कैसे प्रूव किया सुप्रीम? 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और जो वहां पे तमिल बोला करते थे उन लोगों को डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब कि उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी। और जैसे कि इंडिया में एससी और एसटी का रिजर्वेशन होता है, उसी तरीके से वहां पे सिन्हालाज ने अपने आप को, मतलब कि सिन्हाला कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी एडमिशन में। और क्या होता है, वो लोग अपना खुद का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज्म को वो प्रमोट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं वो बुद्धिस्ट लोग थे, मतलब कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। तो उसमें क्या होता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने बुद्धिज्म को ही प्रमोट किया। श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा लगा कि भाई ये तो हमें बिल्कुल दूर उन्होंने फेंक दिया है, अलाइनेट कर दिया है, हमारी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हें मतलब फील होता है कि ये तो हमें बिल्कुल दूर फेंक चुके हैं, हमारी लैंग्वेजेस को भी नहीं मानते, हमारे कल्चर को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो वो लोगों से वहां पे डिमांड करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिले, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो वो बार बार इस डिमांड को कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ये डिमांड डिनाई हो जाती है। तो इससे क्या होता है, तमिल और सिन्हाला लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो वहां पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो श्रीलंकन लोग कहते हैं कि हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे, खुद की पार्टी लॉन्च करेंगे और उस पार्टी से हम क्या स्ट्रगल करेंगे कि हमारी लैंग्वेज को, मतलब कि तमिल को भी रिकॉग्निशन मिले, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, राइट। तो फिर वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें भी इक्वालिटी हो एजुकेशन और जॉब्स में, बट ऐसा नहीं होता है। तो उन लोगों ने 1980 में अपनी डिमांड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना के इंडिपेंडेंट तमिल इलाम। तो वहां पर जब तमिल्स ने अपने लिए
आवाज उठाना शुरू किया तो वहां के जो सिन्हाला लोग थे उन लोगों को पसंद नहीं आया, तो वहां पर सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर का मतलब है जब एक ही कंट्री के लोग आपस में ही वॉर करने लग जाएं, झगड़ा करने लग जाएं। तो सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में वॉर हुआ। और सिविल वॉर के क्या इम्पैक्ट्स थे कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब कि सिन्हाला और श्रीलंकन दोनों ही कम्युनिटी के लोग मर गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। और क्या होता है, बहुत सारी फैमिलीज को अपनी कंट्री छोड़कर जाना पड़ा, रिफ्यूजी बन गए वो लोग, और उन लोगों का लाइवलीहुड चला गया। इसका मतलब श्रीलंका में टोटल तबाही आ गई, वहां पे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो थी लोगों की बर्बाद हो गई। तो ये थी एक स्टोरी हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका की। उसी तरीके से सिमिलर स्टोरी है लेकिन आउटपुट डिफरेंट है। वो स्टोरी किसकी है? बेल्जियम की। अगर आप वर्ल्ड मैप में बेल्जियम को देखें तो आपको लगेगा पता कि बेल्जियम के पास में फ्रेंच, मतलब कि फ्रांस, जर्मनी और डच कंट्रीज हैं। तो वहां पे क्या होता है, अब बेल्जियम के आसपास इतनी सारी कंट्रीज हैं यूरोप में, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी लैंग्वेजेस के इश्यूज होंगे। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी डच लैंग्वेज। 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे वहां। और फ्रेंच कितने लोग बोलते थे? सिर्फ 40%। जर्मनी तो वो सिर्फ 1% में ही खत्म हो गया था, सिर्फ 1% लोग जर्मनी बोलते थे। ये थी पूरी कंट्री की बात। जैसे कि इंडिया एक बड़ी सी कंट्री है, उसमें छोटा सा कैपिटल इंडिया है और दिल्ली है, उसी तरीके से बेल्जियम में एक छोटी सी कैपिटल है उनकी जिसका नाम है ब्रुसेल्स। पूरी कंट्री में तो डच लोग मेजॉरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में क्या होता है, डच लोग माइनॉरिटी में आ गए। मतलब कि ब्रुसेल्स में रहने वाले लोग 80% फ्रेंच बोलते थे और 20% डच। इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट था। पूरी कंट्री का हाल कुछ और है और उसकी कैपिटल का हाल कुछ और है। तो कैपिटल की तो ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो उन लोगों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो चुके थे। तो जिस तरीके से श्रीलंका में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वैसे ही फ्रेंच और डच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? जानते हैं। उन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया, 1970 से 1993 तक। और उन लोगों ने कहा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम लोगों के जो मिनिस्टर्स होंगे वो फ्रेंच और डच दोनों ही लैंग्वेज बोलेंगे, मतलब कि इक्वालिटी रखेंगे। हम जितने फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे उतने ही डच मिनिस्टर्स होंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि हम जो लॉज बनाएंगे वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के लिए बनाएंगे, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए बनाएंगे। और किसी भी एक कम्युनिटी को, मतलब कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी लॉज बना सकती है अपने लिए, कैन मेक लॉज यूनिलेटरली। फिर क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी की, स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो उसी तरीके से वहां पर भी बहुत सारे स्टेट्स होंगे। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी के भी सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों इक्वल हैं। दो गवर्नमेंट वो ऑलरेडी बना चुके थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। इसके बावजूद उन्होंने एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। और उस गवर्नमेंट में डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं, राइट। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसके पास पावर थी कि वो कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करे। तो ये क्या हुआ, हमने दो स्टोरीज पढ़ी, बेल्जियम में कितना पीसफुली सब कुछ हो गया, जबकि डाइवर्सिटी वहां पर भी थी, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन श्रीलंका में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद उन्होंने यूनिटी नहीं दिखाई और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, बेल्जियम ने तो पावर्स
इक्वली शेयर की, लेकिन श्रीलंका ने पावर्स को शेयर नहीं किया और कंट्री में बहुत ज्यादा टेरेबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, सिविल वॉर हो गई। तो ये थी हमारी 2 स्टोरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।